आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज और मैं हूं कुमार विजय। कल पूर्वांचल के गाजीपुर जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा हुआ था। एक ही दिन में वो अपने चाचा और समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव के साथ 4 कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। वहाँ एक विशेष कार्यक्रम, जो बाकी तो सारे कार्यक्रम बहुत निजी थे, लेकिन एक कार्यक्रम था जिसका अपना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बड़ा था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इस लिहाज से बड़ा था कि कभी पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय रामकरण दादा के परिवार से वो मिलने गए थे। कभी रामकरण दादा चौधरी चरण सिंह के समय से, बाद में बरास्ते मुलायम सिंह, पूर्वांचल की राजनीति के एक बड़े सूत्रधार माने जाते थे। माना यह जाता था राजनीतिक गलियारे में कि जो सत्ता के खिलाफ की एक राजनीति विकसित हुई, कांग्रेस के खिलाफ की एक राजनीति विकसित हुई, उसके सबसे बड़े सूत्रधार पूर्वांचल में रामकरण दादा थे। चौधरी चरण सिंह के साथ से जब वो अलग हुए तो पहले वो अजीत सिंह के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जब लगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई ज्यादा बेहतर तरीके से मुलायम सिंह यादव लड़ सकते हैं, तो मुलायम खेमे के बड़े सरदार बन गए। अपनी छोटी सी झोपड़ी में, जो कभी सड़क किनारे हुआ करती थी, वहां उन्होंने तमाम चौधरियों की पंचायत बुलाई और तय करवा दिया कि अब ये सारे चौधरी अपने पूरे मूवमेंट के साथ मुलायम का साथ देंगे और समाजवाद का परचम फहराएंगे। खैर, कल जब कल एक लंबे अंतराल के बाद, जो मुलायम सिंह के निधन के बाद से लगभग अछूता हो गया था, या उनकी राजनीतिक पारी खत्म होने के बाद से लगभग अछूता चल रहा था, उस तमाम रिश्तों की पुनरावृत्ति करने का काम अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने किया। जब हम वहां पहुंचे, गाजीपुर के सिधौना ग्राम में पहुंचे, तो वहां हमने ये जानना चाहा कि आखिर जिस इतिहास पुरुष की आज तमाम बातें हो रही हैं, उस स्वर्गीय रामकरण दादा कौन है। तो वहां उनके साथ के, उनके समकाल के तमाम नेता मिले, कार्यकर्ता मिले, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से रामकरण दादा को लेकर के वो सब संजीदा है, कितनी मोहब्बत है और क्या उनकी कार्यशैली रही, क्या उन्होंने बदलाव किया और किस तरीके से राजनीति को प्रभावित किया। तो आइए हम सुनवाते हैं यहाँ के उन तमाम कार्यकर्ताओं की बातें जिन्होंने कभी रामकरण दादा के साथ अपना समय बिताया था। रामकरण दादा जी के हम लोग शिष्य रहे, हम लोगों के अगुवानी करने वाले और शुरू से अब तक हम 88 से राजनीति में आए हैं और दादा के परिप्रेक्ष्य नहीं रहा। तो दादा के व्यक्तित्व को आप कैसे याद करेंगे, किस तरह के नेता थे दादा जी? ऐसे थे कि कहा करते थे कि ईमानदारी राजनीति का एक अंग है। अगर आदमी स्वच्छ है, ईमानदार है, तो कहीं रह सकता है। और उनकी एक सोच थी और उनकी सोच के आधार पर जो चलता था वो कभी पीछे हटते हैं। उनका जो समय था वो खासतौर पे ओबीसी समाज के लिए एक जागरण का समय था, नया नया और राजनीति में आ रहा था उस दौर में। तो उनको क्या संघर्ष करने पड़े बतौर ओबीसी नेता? शुरू में वो मुलायम सिंह के साथ अपना बहुत दिन तक समय बिताए और जहाँ तक मुझे जानकारी कि चौधरी चरण सिंह साहब के साथ उनका, चौधरी चरण सिंह जब थे, उनका जमाना था, तो सैदपुर से रामकरण दादा जी चुनाव लड़े थे। टिकट नहीं मिला, लेकिन चुनाव लड़ गए, बहुत कम वोट से हार हो गई। फिर चौधरी साहब बुलाए इनको और तब से चौधरी चरण सिंह बहुत उनको मानने लगे। यही नहीं, जिला का नहीं, पूर्वांचल का ही नेता माने जाते थे। पूर्वांचल के सभी टिकटों के विषय में चौधरी साहब इनसे जानकर ही कुछ करते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में जब नेताजी निकले इनके बाद,
तो वही स्थिति नेताजी और रामचंद्र दादाजी की है। दादाजी को बुलाते थे और हमेशा राय लेते थे जनपद गाजीपुर का, आजमगढ़ का, बनारस का, बलिया का, पूरा पूर्वांचल जो है दादा की राय से ही टिकट दिया करते थे और सफलता हमेशा मिला करती थी। रामकरण दादाजी हर जात के यानी पीडीए के तौर पर सारे लोगों के साथ रहते थे, उनके सारे समुदाय के लोग ठीक से सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पूज्य बाबूजी के शुभ अवसर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी यादव आ रहे हैं। आज आप आए हैं यहाँ पे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग तो पूजनीय दादाजी के शिष्य रहे हैं, उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है और हमारे जैसे नौजवान को जिला पंचायत का चुनाव जिताने के लिए पूजनीय दादाजी लगातार मेरे क्षेत्र में बने रहते थे और हम यह कह सकते हैं कि सिधौना ये दादा की सरजमी, उनके जितने जेब ऊपर वाली हो चाहे अगल बगल वाली हो, सब में एमपी एमएलए मिनिस्टर पैदा होते थे और हम जैसे नौजवान को भी 2 बार चुनाव लड़ने का इस दल से मौका मिला तो कहीं न कहीं श्रद्धे आदरणीय रामकरण दादाजी की देन। तो सोचिए कि एक व्यक्तित्व को इस तरह से याद किया जा रहा है कि उनके हर पॉकेट में सांसद और विधायक और जिला पंचायत पे खुद भी थे, सारे लोग रहा करते थे, इतना उनको अगाध प्रेम मिला करता था। हम डॉक्टर रंजीत यादव जी से जानना चाहेंगे कि रंजीत जी किस तरह का व्यक्तित्व देखते हैं रामकरण दादा का और क्यों उनको लोग पूर्वांचल का गांधी कहते हैं, उस पर प्रकाश डालें। पहले तो मैं आपको चैनल को आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मौके पर हम लोगों को बोलने का अवसर दिया। और जहां तक दादाजी की बात है, दादाजी हम लोगों के बहुत पुराने गार्जियन हैं। हमारे पिताजी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री कालीचरण जी, मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी और नेताजी, इन लोगों की एक टिकड़ी चौकड़ी हुआ करती थी एक ज़माने में और पूर्वांचल में नेताजी अपना घर मानते थे और वह देन हमारे गांधी जी की ही थी। गांधी जी इनको इसलिए बुलाया गया कि ये हर वर्ग के लोगों को, निम्न वर्ग चाहे उच्च वर्ग, सबके ये नेता थे और सबके सुख दुख में काम किया करते थे। और रही बात आज की परिवेश की राजनीति बहुत बदल चुकी है। जो पहले राजनीति थी उसमें सिद्धांत था, उसमें समाजवाद था, लेकिन अब वह चीज़ नहीं रह गई है। अब लोग हर घर में नेता पैदा हो रहे हैं और इसकी देन दादाजी की ही है। लेकिन दादाजी अपने सिद्धांतों से कभी हटे नहीं, वो हमेशा सभी के विकास के लिए, सभी के दुख सुख के लिए काम किया करते थे, इसलिए उनको यहाँ का पूर्वांचल का गांधी कहा गया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही कि हर घर में नेता पैदा हो रहे हैं और ये दादाजी की देन है, और उसके साथ एक और लाइन कही कि आज सिद्धांत उस तरह से नहीं जैसे दादाजी में था। तो हम डॉक्टर संजय सोनकर जी से जानना चाहेंगे जो उनके शिष्य हैं, क्या उनकी शिष्य मंडली, दादा की शिष्य मंडली सिद्धांतों की राजनीति को बचाए रखने का काम करेगी? डॉक्टर संजय सोनकर जी। सबसे पहले मैं आदरणीय दादाजी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दादाजी एक गजब प्रतिभा के मालिक थे। उनके यहाँ जो वो शोषित वंचित दलितों को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाते थे। दादाजी यहीं पे एक मड़ई लगा के बैठते थे और उनसे कोई भी किसी भी समय आके आराम से मिल लेता था और दादा सुख दुख में सबके हर समय शरीक होते थे। इतना आम इंसान इतने बड़े पद पे जो आदरणीय हमारे नेताजी के गुरु रहे हों, वो इतने आसानी से लोगों से मिल लेते थे और लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे। और नेता तो जिसके ऊपर वो हाथ रखते थे वही एमपी एमएलए मिनिस्टर बन जाता था। और दादा से मिलना, उनसे बैठ के बातें करना, एकदम कोई भी थोड़ा सा भी एमपी एमएलए बन जाता तो उसके यहाँ एक प्रोटोकॉल हो जाता था। लेकिन दादा तो एकदम साधारण एक चारपाई पे बैठे रहते थे, लोग आते थे जाते थे मिलते थे। तो दादा की शख्सियत हमको तो पूर्वांचल का गांधी उनको जो कहा गया है एकदम 100% सही है, क्योंकि गांधी जी जिस प्रकार से भारत में लोगों को लेके चले उसी तरह दादा पूर्वांचल के लोगों को
एक फ्रंट लाइन में लाने का काम किए। डॉक्टर संजय सोनकर जी का कहना है कि दादा का हाथ जिस पर पड़ जाता था वो एमपी एमएलए बन जाता था, और उनके बड़े प्रिय 3 शिष्य यहाँ हमारे साथ हैं और जो अब तक सदन में नहीं पहुंचे हैं। तो क्या ये संभावना बन रही कि ये तीनों शिष्य कभी सदन में देखने को मिलेंगे? इसके लिए समाजवादी पार्टी उदार होगी? अब ये तो हमारा नेतृत्व, देखिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बाकी निगाह जब पड़ेगी, जब लोगों को समझ में आएगा तो भेजेंगे जी। अब तो दादा रहे नहीं, दादा तो खोज खोज के लोगों को, जो रहता था नीचे दबे कुचले लोगों को ऊपर ले जाके, यहाँ एक आपको आश्चर्य होगा, एक बीजू पटनायक, उनको दादा खोज के ला के, उनके पास कुछ नहीं था और उनको सीधे विधायक बनाने का काम किए। तो अब तो दादा रहे नहीं, अब यहाँ जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे शेष नेतृत्व को अवगत कराएं कौन क्या है, कैसे है, क्या कर रहा है। स्वर्गीय रामकरण दादाजी हमारे पिता के परम मित्रों में से थे। उसी पिताजी और स्वर्गीय रामकरण दादा के मित्रता की वजह से मेरा संबंध दादा से हुआ। जी दादा एक सामान्य जमीन के नेता थे। जी सबके दुख सुख में सहभागी होते करते थे। उनको 4 पहिए की गाड़ी से मदद नहीं तो वो साइकिल से ही सैदपुर जाते आते थे। कर्मठ थे। अपने बल पर ही चुनाव लड़े। चुनाव में वो अपने संबंधों, अपने कार्य करने की क्षमता पर विधायक बनते रहे। पूर्वांचल में हम लोग इनको पूर्वांचल के गांधी कहते हैं। आपके चलाए हुए मार्ग पर हम सभी लोगों को चलना चाहिए, जिससे प्रदेश का विकास और गाजीपुर का विकास संभव है। धन्यवाद। दादा रामकरण जी के साथ में हम लोग बहुत दिनों तक थे। करीब करीब 12 साल का समय उनके साथ में गुजारा था। और हम लोग समझते थे कि हमारे साथ उनके इर्द गिर्द जब चलते थे, मालूम पड़ता कि हमारे यहाँ कोई ऐसी शक्ति हम लोग को प्रदान मिलती थी जो कि हमारे समाजवाद को बढ़ाने के लिए, और हमको इतना प्रेरणा मिली कि आज भी जो है हम समझे अगर वो नहीं इस समय हम उनको खो दिए तो हम मालूम पड़ता हम लोग शून्य हो गए, लेकिन उनकी जो प्रेरणा जो मिली है उससे हम लोग आज भी जो उसी तरह चलते हैं, उत्साहित हैं। दादा को हम चौधरी चरण सिंह के ज़माने, बीकेडी के ज़माने से याद करेंगे जी। और दादा अपने आप में एक मिसाल व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के धनी थे। और दादा ने बहुत बड़ा काम किया सैदपुर के अंदर। आप सुने होंगे 85-80 दशक में जो यहाँ विवाद चल रहा था, दादा ने एक साथ शेर और बकरी को बैठाने का काम किया और सबको आज जो शांति का वातावरण देखने दादा की देन है। और दादा ने हमेशा गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को आगे बढ़ाया। और दादा ने कितने को भी राजनीति में अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर किया। और कभी सिधौना जो है राजनीति का केंद्र माना जाता था, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ से होकर गुजरते थे और बिना दादा को प्रणाम के आगे नहीं बढ़ते थे। चाहे वो चौधरी साहब का जमाना रहा हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह का जमाना रहा हो। और दादा के जाने के बाद थोड़ा सा आई है खालीपन आया। हाँ, लेकिन तो क्या लग रहा है कि अभी इस समाज से, आपके समाज से कोई दादा की जगह ले पा रहा है पूर्वांचल में? नहीं, कोई नहीं। पूर्वांचल में नहीं, कोई प्रदेश में नहीं ले पा रहा है जी। पूर्वांचल की तो बात मैं नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश में कोई दादा के मुकाबले नहीं जी। नेताजी को नेता विरोधी दल बनवाने में विधान परिषद में दादाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हरिकृष्ण अवस्थी निर्दल एमएलसी थे। दादाजी ही उनको बने करके पार्टी में ले आए, तो 13 एमएलसी हुए, तो नेताजी नेता विरोधी दल बने जी। नेताजी और दादाजी अपने लिए राजनीति नहीं करते थे जी, ये दूसरों के लिए राजनीति करते थे जी। अपने लिए नहीं राजनीति किए, सदैव दूसरों के लिए राजनीति किए और पार्टी को मजबूती करने के लिए जी। हाँ, वो माने दादाजी राजनीति में बहुत क्रूर थे जी। और तब से हम देखते हैं कि रामकरण दादाजी के समय से, खासतौर पे जब मुलायम सिंह जी ने अपनी कमान संभाली, तो गाजीपुर ने, दादा के बहाने पूरे गाजीपुर ने समाजवादी पार्टी को बहुत कुछ दिया। क्या लगता है कि वो बॉन्डिंग आज समाजवादी पार्टी उस तरीके से निभा रही कि नहीं जो प्रदेश की है गाजीपुर के साथ? वो बॉन्ड, वो रिश्ता आज भी वैसे बना हुआ कि कहीं कमजोर हुआ? मैं आज कर रहा हूँ, आज शुभ संकेत जी, यहाँ जी शुभ संकेत 27 सरकार
तो इसका मतलब है कि बीच में कहीं कुछ गैप रहा। अगर आज शुभ संकेत नया कुछ बन रहा है तो बीच में गैप हो गया था। अखिलेश जी उस तरीके से नहीं निभा पाए थे। निभाए, लेकिन वो मन नेताजी वाली बात है, कुछ मजबूरियां रही होगी उनकी जी हाँ, मतलब उन ठीक है। मजबूरियां रही होगी। हाँ, हम समझ सकते हैं कि आप भी उसी संकोच में ही कह रहे हैं। हाँ, आज जो जिस समाजवादी पार्टी को हम देख रहे हैं जी चौधरी साहब के निधन के बाद यह पार्टी दो खेमे में बट गई थी जी लोकदल अ और लोकदल ब। जी लोकदल अ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए चौधरी अजीत सिंह जी और लोकदल ब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा। इस बंटवारे के बाद एक खासियत जो हुई कि जो समाजवाद लोकदल का मूल वोट था पूर्वी उत्तर प्रदेश में यादव, सारा का सारा यादव वोट शिफ्ट कर गया था अजीत सिंह की तरफ। जबकि अजीत सिंह चौधरी साहब के मरने के बाद राजनीति में आए, उसके बावजूद भी चौधरी साहब का बेटा होने के नाते सारा का सारा वोट चला गया। अब लोकदल ब बना तो नेताजी के साथ स्वर्गीय दादा जैसे कर्मठ, ईमानदार और जनसेवक थे, जिन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था। इन्होंने अभी जो नारी पंदेवरा गांव है, जहां इसके पहले माननीय अखिलेश जी जाएंगे, जो चौधरी थे यादवों के, उन्हीं का गांव था। तो इस प्रकार से भागवत यादव के गांव पर चौधरी साहब दादा ने नेताजी को बुलाया और तमाम जो अन्य चौधरी थे पूर्वांचल के, सारे चौधरियों के साथ पत्तल पे भात खिलवाया। एक तरह से यूं कहते हैं जो राजनीतिक रूप से नेताजी को कुजात काट दिया गया था, जो यादव अ में चला गया था, सारे चौधरियों के साथ पत्तल पर भात खिलाकर दादा ने मुलायम सिंह यादव को पूरे यादव बिरादरी में सम्मिलित कराया, माने यादवों का नेता बनाया। और एक उनके घर के आगे मड़ई लगी थी, उसमें सारे लोग अपना अलग अलग बेना हौंक रहे थे, पंखा डुला रहे थे। तो अगर रामकरण दादा न होते तो जो ये आप देख रहे हैं आज समाजवादी पार्टी का साम्राज्य कुनबा, ये अजीत सिंह का कुनबा होगा। ये जो आप देख रहे हैं पूरा सजा हुआ है, इसके पीछे रामकरण दादा जैसे लोगों का त्याग, तपस्या, बलिदान और समर्पण है। और एक खुशी की बात है कि दादा के न रहने के बाद आज दादा के घर पर अखिलेश जी का आना इस बात का साबित करता है कि जो स्वर्गीय दादा का जमाना था, मुलायम सिंह यादव के जमाने की, माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए जननायक हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के सुपुत्र हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही घटना बता रही है कि 27 के होने वाले मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं। धन्यवाद। जय समाज। पिताजी को आपका सबसे पहले आपके सच की आवाज को मैं बधाई धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे अवसर पाए, आपका स्वागत है। पिताजी को हम लोग का एक आदर्श राजनीतिक पिता के साथ राजनीतिक रूप में भी देखते हैं जी। और पिताजी का विचार, व्यवहार, लोगों की भावना, मिलना जुलना, राजनीति करने का तौर तरीका, ये सब के बातों को हम लोग याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रयास करें। जी। अब बतौर पुत्र ऐसी क्या चीज आपको दिखती है जिसको आप बचाए रखना चाहते हैं, जो पिताजी करते रहे हो उसको आप भी बचाए रखें? अब हम लोग ये है कि पिताजी का जो सम्मान है, जिधर तो चलना फिरना, रहना, डोलना, समाज लोगों से मिलना, उसी तरीका, उसी व्यवहार को हम लोग बचाना ही हम लोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जी। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो। और नेताजी मुलायम सिंह के समय में आपके परिवार का एक बड़ा रिश्ता उनके साथ रहा, आपके घर का दादाजी के माध्यम से। तो आज भी वो रिश्ता है पारिवारिक सब लोगों से। आप बीच में कहीं उसमें कुछ खटास तो नहीं आई थी या कमतरी तो नहीं आई थी? कोई खराब राजनीति कि जिसको आज मजबूरी होती है, परेशानी होती है, नेता व्यस्त रहते तो होता है, वो कोई वो का मतलब नहीं, संबंध वैसे बरकरार रहे। बेहतर है। जी। तो एक समय था कि पूर्वांचल में समाजवादी राजनीति की धार जो चला करती थी इस घर से चला करती थी या दादा के घर से चला करती थी। आज क्या स्थिति है इस परिवार के राजनीति की?
स्थिति ठीक है, समय परिस्थितियाँ बदली हुई हैं जी। उसके बावजूद भी अच्छा है, क्योंकि राजनीति का तौर तरीका लोगों का स्नेह प्रेम अब भी वैसे ही मिल रहा है। सब लोग सम्मान करते हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, आज का राजनीति का तौर तरीका बहुत बदल चुका है जी पहले जैसा नहीं है। पहले काम वालों को सम्मान मिलता था। जी। एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि आज अखिलेश जी न सिर्फ मिलने आ रहे हैं बल्कि इसी घर से एक बार फिर से 2027 का चुनावी बिगुल भी पूर्वांचल का फूंकने आ रहे हैं। इसको आप देखिए, कैसे वो देख तो पा रहे हैं? उसको जो कर रहे सब कुछ कर सकते हैं उसमें। जी। परिवार से मिलने भी आए हैं, और चुनाव का भी है वो बात है, लेकिन यह शुरू रूप से व्यक्तिगत रूप से मिलने और मूर्ति में माल्यार्पण करने और जिला में भी 2-4 जगह जा रहे हैं। और उसी के साथ राजनीतिक काम तो 17-27 का हो जाता है। जी। उनकी उपस्थिति ही राजनीति का जी, बिल्कुल। आगाज है, तैयारी है। जी उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे मेरे साथ। मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। अपनी बेटी की तरह मुझे मानते थे, अपनी बहू की तरह मुझे मानते थे। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष हो जाऊंगी, लेकिन उन्हीं की देन है कि नेताजी से मिलकर मुझे जिला पंचायत जिले का प्रथम नागरिक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उन्हीं की देन है और जिसने मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनके चरणों में सुमन अर्पित करती हूँ कि जिन तब दादाजी की उम्र उस समय जो है इतनी लंबी नहीं रहा। उस समय थोड़ा रहे, ये 45-46 के आसपास जो है दादाजी को जिताया गया यहाँ से, और वहीं से जो है दादाजी की जो है राजनीतिक कैरियर वहीं से शुरू हुआ उनका। और बहुत ऐतिहासिक जीत यहाँ से हुआ था, क्योंकि इतना वेल कल्चरल रिवोल्यूशन नहीं था पब्लिक के बीच में, आम लोगों के बीच में। इतनी चेतना, पॉलिटिकल इतनी एक्टिविटीज नहीं थी, न किसी के पास जो है इतनी जागृति रही। उसमें सुप्तावस्था में थे समाज के लोग, जो लोअर सोसाइटी वीकर सेक्शन के लोग थे, बैकवर्ड क्लास के जो थे, डाउन टोडेंस, रिकेस, गोल्ड विस्टर, गोल्ड स्टाइल, जो भी माइनॉरिटी थे, ये काफ़ी शिक्षा वगैरह से जो है बहुत पिछड़ा हुआ, ये दबा हुआ क्षेत्र था हमारा। ऐसी कोई शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, ये दादाजी के भी समय में भी नहीं था। ये तो बाद में ये जो हुआ है, आपसे बता रहे हैं, जब नेताजी आए हैं तब उन्होंने जो है कहा कि आप जो है एक शिक्षण संस्था खोलो यहाँ पर। काफ़ी पिछड़ा हुआ है पूर्वांचल का इलाका, गाजीपुर जनपद है, वो भी सैदपुर जो है तहसील है, जो बड़ी तहसील है सैदपुर की, 4 तहसीलें थी उस समय, जिसमें ये बहुत ही निरीह क्षेत्र था। न यहाँ कोई उद्योग धंधे, न कोई बिजनेस, न व्यापार, लोग पलायन कर करके बाहर जाते थे। इस तरह से दादा ने जो है इस संस्था को इतना बड़ा बढ़ाया। आज देख रहे हैं ये पीजी कॉलेज हो गया है। पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले रामकरण दादा की जब बात हो और उनकी मूर्ति की बात ना हो तो बेईमानी होगा। और इत्तेफाक है कि आज जब हम रामकरण दादा की मूर्ति का शिल्प आपको दिखा रहे हैं तो उसके मूर्तिकार भी हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जी, जो आजमगढ़ के हैं। उन्होंने ही इस मूर्ति का निर्माण तकरीबन 10 साल पहले किया था, जिसमें इतनी बारीकी से उन्होंने अपना काम किया है कि आज भी जब मूर्ति देखिए तो लगता है कि रामकरण दादा बोल उठेंगे। तो कैसा अनुभव रहा, कितना समय लगा और क्या महसूस करके आपने बनाया था? असल में दादा जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, जनता से जुड़े हुए आदमी थे, तो जिसकी प्रतिमा बनाते हैं उसका व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। जिस तरह के का व्यक्तित्व होता है तो बनाते समय उस तरह की मनोभाव, मनोदशा और बहुत ही विस्तृत विराट विचार के साथ हम बनाए जी। और कम से कम 6 महीने लगता है इसमें जी। तो रामकरण दादा का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता रहा कि इतनी खूबसूरत प्रतिमा आपने उनकी उकेड़ दी? ऐसे महान लोग बहुत कम ही हैं। हम लोग तो पूर्वजों में ही सुनते हैं कि इस तरह के लोग हुए हैं जो लोगों के घर जा कर के देखते थे कि इनके घर चूल्हा जला है कि नहीं जला है, या गरीबों की आवाज़ सुनना। तो ये सिद्धार्थ जी हैं जिन्होंने दादा की मूर्ति बनाई है। उनका कहना है कि जब वो दादा की मूर्ति बना रहे थे तो जो पूरा व्यक्तित्व था रामकरण दादा का, कि किस तरीके से दूसरों की भूख की परवाह किया करते थे, कितना ज़मीन से जुड़े हुए थे, ये सब बातें उनके अंतर्मन में गई। और उसके बाद उस व्यक्तित्व को महसूस करते हुए उन्होंने इस कृति को उकेरा। और आज भी जब तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, इनको दिखाइएगा। और ये सब जब मूर्ति के सामने आते हैं तो इनका मन श्रद्धा से भर जाता है।
और ये तमाम बातें अभी हम आपको सुनवा रहे थे, जिसमें उनके तमाम शिष्य थे, तमाम साथ के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आपको अपनी अपनी बातें बताई कि किस तरीके से रामकरण दादा ने राजनीति को प्रभावित किया। फिलहाल इसके बाद जब अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे तो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनका उत्साह इतना था कि पुलिस चाह करके भी उन अखिलेश यादव को बैरिकेड नहीं कर पाई, कि जो चाहती थी कि किसी तरीके से एक सेफ गलियारे से अखिलेश यादव को लेकर के चली जाए। उस पुलिस के पसीने छूट गए और कार्यकर्ता अपने नेता को की एक झलक पाने के लिए, उसे छू लेने के लिए जिस आतुरता के साथ देखे, उसमें सारे बंधन टूटते नजर आए। और यहीं से दिखा कि आज भी पूर्वांचल के कार्यकर्ता अपने महबूब नेता का, जिसको कहते हैं अखिलेश यादव को, कितना प्यार करते हैं और समाजवाद के लिए कितने पुरअसर तरीके से उनकी ऊर्जा उबाल मारने लगती है, वो आज देखने को मिला। आप भी देखिए, हमारे स्क्रीन पर उसकी हम कुछ झलकियां दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव को भी उस घर के अंदर जाने तक के लिए मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जैसे कोई भक्त अपने भगवान को पा लेने के लिए भीड़ लगा देता है और मशक्कत करना पड़ता, उसी तरीके से उनके कार्यकर्ता भी उनकी एक झलक, उनके स्पर्श के लिए आतुर दिख रहे हैं। तो ये देखिए वीडियो में, राहुल कैमरे से दिखाइएगा हमारे दर्शकों को किस तरीके से ये कार्यकर्ता अखिलेश यादव को छू लेना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ही कार्यकर्ताओं के हुजूम में पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। ये राहुल दिखाते रहिए, हमारे साथ कैमरामैन राहुल यादव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय फंस गए हैं। इतना इसने उनको मिल रहा है और पुलिस प्रशासन अपने सुरक्षा व्यवस्था, उसका घेरा पूरी तरीके से टूट चुका है। पूरी तरीके से सुरक्षा का घेरा टूट चुका है। यहाँ हॉल लगी हुई है कि कौन कितना अखिलेश के करीब पहुंच सकता है, कितना छू सकता है, देख सकता है। ये यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं। फिलहाल दरवाजा बंद कर लिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर चले गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है। फिलहाल पुलिस प्रशासन उनको हटाने का काम कर रहा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। यहाँ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। यहाँ देख सकते हैं कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या मौजूद है। इधर दिखाइए राहुल, इधर दिखाइए, सामने दिखाइए किस तरीके, ये देख ले पूरा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा पड़ रहा है। देखिए इधर दिखाइए, ये चेहरे दिखाइए, इन चेहरों का उत्साह दिखाइए। देखिए इधर दिखाइए, ये देखिए पूरा कार्यकर्ताओं का उत्साह बुलंद दिख रहा है। तो फिलहाल ये थी गाजीपुर में अखिलेश यादव के आने की एक झलक, जो कहीं ना कहीं बयां कर गई कि 2027 का चुनाव भाजपा के लिए कठिन चुनाव होने जा रहा है, खासतौर पे पूर्वांचल की जो ऊर्जा दिखाई दे रही। तो देखते रहिए साथिया सच की आवाज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।